नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान में दोबारा जंग के शुरू हुए काउंटडाउन की, मोदी सरकार से सोनिया गांधी के सवालों की। देखेंगे केरल में क्यों वोटिंग के आंकड़ों पर घेरा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए क्या सवाल। जानेंगे सीएम ममता ने दिल्ली को क्या दी चुनौती, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने गोवा की पोंडा विधानसभा उपचुनाव रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए उपचुनाव किया था रद्द। लैंड फॉर जॉब्स केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीबीआई जांच रद्द करने की याचिका खारिज। लालू पर जमीन के बदले नौकरी देने के लगे हैं आरोप। भरोसे और अविश्वास के बीच लटका लद्दाख, जल्द समाधान। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्र से लगाई गुहार, बातचीत में हो रही देरी पर जताई गहरी चिंता। सिंगर आशा भोसले को दी गई अंतिम विदाई, मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, तिरंगे में लपेट कर दी गई सलामी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 702 अंकों की गिरावट के साथ 76,847 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 207 अंकों की गिरावट के साथ 23,842 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में बहुत जल्दी जंग दोबारा छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद ईरान भी भड़का हुआ है और उसकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी अमेरिकी नाकेबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन हालात में क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, तो क्या टूटने वाला है सीज फायर? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में दोबारा जंग छिड़ने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने पूरे क्षेत्र को दोबारा तबाही की तरफ धकेल दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि अब कभी भी अमेरिका और ईरान की सेना एक दूसरे के खिलाफ दोबारा संघर्ष में उतर सकती है। दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की है, जिसके बाद अमेरिकी सेना के मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने भी बताया कि अमेरिकी सेनाएं 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे यानी भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकेबंदी लागू करना शुरू कर देगी। अमेरिका की इस कार्रवाई पर ईरान भड़क गया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसेन रजाई ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ईरानी सशस्त्र बल किसी भी अमेरिकी नाकेबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके पास इसका मुकाबला करने के लिए कई तरीके मौजूद हैं। ईरान ऐसी जगह नहीं है जिसे सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट्स या काल्पनिक योजनाओं के जरिए घेरा जा सके। यानी ईरान की तरफ से भी अमेरिकी कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में पश्चिम एशिया में भीषण जंग शुरू हो सकती है। इस बीच अमेरिका को धमकाते हुए ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिस तरह यमन ने अमेरिका और इजराइल को लाल सागर से भागने पर मजबूर कर दिया, ठीक उसी तरह रेजिस्टेंट फ्रंट उन्हें पूरे क्षेत्र से बाहर खदेड़ देगा। यानी ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है और उसे देश की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। ईरानी जनता ने रैलियां और मार्च निकालकर अपने देश की सेना के लिए समर्थन दिखाया है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर पूरी दुनिया ही चिंता में दिखाई दे रही है, क्योंकि हॉर्मुज पर सीधी लड़ाई छिड़ने से तेल सप्लाई आगे भी बाधित होगी, जिससे पहले से ही जारी ऊर्जा संकट और गहरा जाएगा। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी चेतावनी दी है। ये तनाव इस पूरे साल वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा रखेगा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डालेगा। यही वजह है कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इस सीज फायर को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी यही बताया कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन और अन्य देशों के साथ एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होगी। ये मिशन पूरी तरह रक्षात्मक होगा और युद्ध में शामिल पक्षों से अलग रहेगा। इस बहुराष्ट्रीय पहल का मुख्य मकसद हॉर्मुज के जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही बहाल करना है। अब सबकी निगाहें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं कि क्या दोनों देश एक बार फिर जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। क्या दोनों देशों के बीच सीज फायर टूटने वाला है। पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो मुश्किलों में मोदी सरकार भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है, उसके बाद सरकार के लिए संसद के विस्तारित सत्र में इस बिल पर चर्चा करवाना आसान नहीं दिख रहा। और अब इस मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है।
उन्होंने दावा किया कि इस सत्र में सरकार के कदम का असली मकसद महिला आरक्षण लागू करना नहीं बल्कि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन है। सोनिया ने चेतावनी दी कि परिसीमन का ये प्रस्ताव खतरनाक है और ये सीधे तौर पर संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाला परिसीमन सिर्फ गणितीय हिसाब किताब नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए। एक लेख में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का असली इरादा जाति जनगणना में देरी करना और उसे भटकाना है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है तब सरकार विशेष सत्र में बुलडोजर चलाकर बिल पास करवाना चाहती है। विपक्ष ने 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक की मांग की थी जिसे ठुकरा दिया गया। सोनिया गांधी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की माई वे या हाईवे वाली तानाशाही कार्यशैली बताया। महिला आरक्षण पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने याद दिलवाया कि विपक्ष ने इसे 2024 के चुनाव से ही लागू करवाना चाहा था। अब सरकार 30 महीने बाद यू टर्न लेते हुए इसे 2029 से लागू करने की बात कर रही है। उन्होंने 2021 की जनगणना टालने पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिससे 10 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के लाभ से वंचित रह गए हैं। जाति जनगणना पर सोनिया गांधी ने कहा कि जो पीएम कांग्रेस नेताओं पर अर्बन नक्सल सोच का आरोप लगाते थे वो अब 2027 में इसे कराने की बात कर रहे हैं। बिहार तेलंगाना का उदाहरण देते हुए उन्होंने साफ किया कि जातिगत सर्वे 6 महीने में हो सकता है। 16 अप्रैल से शुरू हो रहे सत्र के लिए सांसदों को अब तक कोई आधिकारिक एजेंडा न देना सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाता है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं तो चुनाव आयोग भी लगातार सवालों के घेरे में है और अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखते हुए निष्पक्ष चुनाव की याद दिलाई है। पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के 3 दिन बाद भी आंकड़े जारी न करने को लेकर सवाल किया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केरलम की 140 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। राज्य भर में 78% से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन सीट के आधार पर अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। मतदान के 3 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने सभी सीटों पर आंकड़े जारी नहीं किए कि किस सीट पर कुल कितने वोट पड़े, जिस पर अब चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। आंकड़े नहीं जारी किए जाने से राजनीतिक दलों में हलचल शुरू हो गई। इसी कड़ी में विपक्ष ने चुनाव आयोग की घेराबंदी की, साथ ही चिट्ठी लिखकर फौरन आंकड़े जारी करने को भी कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीसन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 9 अप्रैल को केरल में हुए विधानसभा चुनाव से संबंधित विस्तृत वोटिंग डेटा को तुरंत जारी करने को कहा है। कांग्रेस नेता ने चिट्ठी में लिखा, वोटिंग खत्म होने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी विधानसभा सीट के आधार पर वोटिंग डेटा के साथ साथ वोट परसेंटेज और पोस्टल बैलेट से जुड़े आंकड़ों की जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात कहते हुए सतीसन ने आगे कहा कि चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने, सार्वजनिक जांच को समक्ष करने और चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखने के लिए ऐसी जानकारी का तुरंत जारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बिना किसी देरी के अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वोटिंग परसेंटेज डिटेल और पोस्टल बैलेट डेटा प्रकाशित करने का भी आह्वान किया है। केरलम की सभी सीटों के वोटिंग परसेंटेज जारी नहीं किए जाने से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया। सवाल उठ रहे हैं कि आयोग की तरफ से देरी क्यों की जा रही है। अगर आयोग की वेबसाइट में कोई तकनीकी खराबी है तो इसकी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से क्यों नहीं दी गई। वहीं अब देखना होगा कि कांग्रेस नेता की इस चिट्ठी पर चुनाव आयोग का कोई जवाब आता है या नहीं। कांग्रेस के खत ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है। दरअसल कोर्ट पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटने के विवाद पर सुनवाई कर रहा था और इस दौरान जस्टिस बागची ने चेतावनी दी है कि अगर बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाते तो ये चुनाव नतीजों की वैधता को प्रभावित कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने भविष्य के चुनावों में बायोमेट्रिक पहचान लागू करने पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया। देखेंगे रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने उन लोगों की याचिका पर सुनवाई की जिनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए और जिनके मामले फिलहाल अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास लंबित है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मामले में तार्किक विसंगति यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसी नई श्रेणी पेश करना अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। चुनाव आयोग बिहार एसआईआर मामले के अपने ही पुराने स्टैंड से भटक गया है, जिसमें कहा गया था कि 2002 की सूची में शामिल लोगों को फिर दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। जस्टिस बागची ने चुनाव नतीजों पर पड़ने वाले असर को लेकर एक तार्किक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर जीत का अंतर बहुत कम हो और एक बड़ा हिस्सा जैसे 15% वोट न दे पाए तो ये गंभीर स्थिति है। उन्होंने अधिकारियों पर काम के दबाव का जिक्र करते हुए आगे कहा कि जब कोई अधिकारी हर दिन 1000 से ज्यादा दस्तावेज देख रहा हो तो 100% सटीकता की उम्मीद नहीं की जा सकती।
वहाँ 70% सटीकता भी उत्कृष्ट है। इसीलिए एक मजबूत अपीलीय तंत्र जरूरी है। हालांकि जस्टिस बागची ने तो चिंता जताई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने इस मोड़ पर याचिका स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, चूंकि मामला पहले से ही अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के लिए अपील का रास्ता खुला रखा है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर अपीलीय न्यायाधिकरण में उनकी दलीलें सही पाई जाती हैं, तो नियमों के मुताबिक उचित फैसले लिए जाएंगे। इससे उन हजारों लोगों को राहत की उम्मीद मिली है जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मतदान केंद्रों पर फिंगर और आइरिस आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इसे फिलहाल आगामी चुनावों में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य के चुनावों से पहले इस पर विचार जरूरी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो चुनावी प्रचार भी अपने चरम पर है। और इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। जहां ममता बनर्जी अकेले केंद्र की शक्तियों से लड़ने का दम भर रही हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह भ्रष्टाचार और सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, जिससे बंगाल चुनाव अब और दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। देखेंगे रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सियासी मैदान में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीरभूम के सूरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात को युवाओं के मन को प्रभावित और भ्रमित करने का जरिया करार दिया। जनसभा में ममता बनर्जी पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली की तमाम ताकतों का इस्तेमाल कर ले, लेकिन बंगाल उसे स्वीकार नहीं करेगा। टीएमसी आगामी चुनाव में 226 से अधिक सीटें जीतेगी। आज केंद्र सरकार और 19 राज्यों की ताकतें मेरे खिलाफ एकजुट हो गई हैं, लेकिन मैं आम लोगों के हक के लिए अकेले लड़ रही हूँ। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ মানুষের জন্য লড়াই করে না, রাস্তায় থাকে না, বিপদে আসে না, দুর্যোগে আসে। वहीं करीमपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर आप बंगाल के लोगों पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो बंगाल के लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आप पैसे यानी फंड रोक सकते हैं, तो 4 मई को बंगाल के लोग आपको वोट बॉक्स के जरिए सजा देंगे। अब जहां ममता ने बीरभूम में प्रचार किया, तो वहीं बीरभूम में ही भाजपा की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता कटमनी और सिंडिकेट राज से त्रस्त है। भाजपा की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। शाह ने सुरक्षा के मुद्दे पर घेरते हुए वादा किया कि भाजपा के शासन में बंगाल की बेटियां रात 1 बजे भी निडर होकर बाहर निकल सकेंगी और संदेश खाली या आरजीकर जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होगी। हर दल की तरफ से जारी वार पलटवार ने बंगाल चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र को सीधी चुनौती दे दी है, तो असम सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ये मामला सीएम हेमंता शर्मा की पत्नी रिनिका भूइया शर्मा को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के एक बयान से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद असम पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार करने पहुंच गई। लेकिन पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम की हेमंता सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। उन्होंने सर्वोच्च अदालत में कांग्रेस नेता को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत को चुनौती दी है, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूइया शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूइया शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है। तीनों पासपोर्ट चालू पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुए हैं। ये पासपोर्ट सही है या नहीं, अमित शाह इसके लिए जांच बिठाएं। उन्होंने विदेशों में अघोषित संपत्तियां भी रखी हुई हैं। हिमंता और उनकी पत्नी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। साथ ही कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिसके बाद असम पुलिस खेड़ा को हिरासत में लेने के लिए उनके दिल्ली आवास पहुंची, लेकिन वहां वो नहीं मिले। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। हालांकि कोर्ट अगली सुनवाई में ये तय करेगा कि ये याचिका इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है या नहीं। और अब असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है, जिसके बाद पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। वो कानून से बच नहीं पाएंगे।
अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए राज्य की शक्ति का दुरुपयोग संविधान के खिलाफ है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का शासन हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, हम डरेंगे नहीं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई हैं। एक तरफ पवन खेड़ा का मामला है तो दूसरी तरफ दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की याचिका। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने अपनी कैद को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। तो क्या अब मिल जाएगी उमर खालिद को बेल? जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2020 की दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उमर खालिद ने शीर्ष अदालत के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है जिसमें 5 जनवरी को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले पर बुधवार 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उमर खालिद की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले का जिक्र किया। सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि इस पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट यानी खुली अदालत में सुनवाई की जाए। सामान्य तौर पर पुनर्विचार याचिकाओं पर जज अपने चैम्बर में विचार करते हैं। हालांकि जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि वो दस्तावेजों को देखेंगे और जरूरत पड़ने पर खुली अदालत में सुनवाई के लिए बुलाएंगे। बता दें कि इससे पहले जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि उनके खिलाफ यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने टिप्पणी की थी कि इन आरोपियों की हिंसा की योजना बनाने और भीड़ जुटाने में केंद्रीय और निर्णायक भूमिका थी। कोर्ट ने इसे स्थानीय घटना न मानकर एक सोची समझी रणनीतिक साजिश बताया था। एक तरफ जहां उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल में ही रहना पड़ा, वहीं इस मामले में कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर और शिफाउर रहमान समेत कुछ अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी। उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वो गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद या 1 साल बाद ही दोबारा जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब सबकी नजरें बुधवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को तैयार होता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नोएडा में मजदूरों के विरोध की आग लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि अब मिलों से निकलकर सड़कों के ऊपर आ गई है। उनका उत्पात इतना ज़्यादा है कि पुलिस को भी अपना काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि उनकी तनख्वाह सिर्फ 39 रुपये बढ़ाई गई और जिसमें मकान का रेंट, घर पे भेजना, बच्चों को पढ़ाना और जो कि लगातार जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है आम आदमी के लिए भी इतनी ज़्यादा है, तो मज़दूर भी तो उसी समाज का एक हिस्सा है। अब देखना ये है कि लड़ाई उनकी मिलों से निकल कर सड़कों तक आ गई है। अब वो सरकार के दरबार में जाकर के क्या कुछ रंग दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।